मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था संघवाद, आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें क्या बताया गया था कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के बारे में बताया गया था, वो चल रहा था। तो हम आगे करते हैं, संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। देखिए, जो संघ की सरकार होती है उसको कैसे चलाया जाता है, वो कैसे चलती है, इसमें आपको बताया जाएगा। देखो, केवल कानून का निर्माण करने से और संवैधानिक प्रावधान करने से शासन व्यवस्था नहीं चलती। देखो कि जैसे मान लो किसी भी चीज़ के बारे में आपने कानून का निर्माण कर दिया, कानून बना दिया। जैसे एज एग्जाम्पल आपने छुआछूत के मामले में कानून में, हमारे कानून है हमारे संविधान में, लेकिन क्या सही रूप में अगर देखा जाए तो क्या इस बात की, इस कानून की पालना हो रही है? नहीं। आज भी आप भारत के कुछ हिस्सों में आपको ये सब छुआछूत देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बात क्लियर करते हैं कि सिर्फ संविधान में कानून के होने से, कानून का निर्माण करने से ही कोई भी शासन व्यवस्था सही से, सिर्फ कानून का निर्माण करने से नहीं चल सकती, बल्कि उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्य किया जाए, उसको लागू किया जाए तो ही वो व्यवस्था चल सकती है। सेकंड पॉइंट है, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति को देना होगा। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब आपको पता है कि सीधा सीधा मतलब है जो लोगों के द्वारा बनाई गई है, यानी कि सभी लोग उस चीज को बनाने में सहमत हुए, उन्होंने बनाई, उन्होंने मतदान किया, तो वो पर्सन सत्ता में आया, उसने शासन को संभाला, ठीक है, और वो शासक कहलाया। और जिस हिसाब से उसने लोकतंत्र को, अपने देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जिसमें सभी की भलाई हो। ठीक, जैसे देखिए, संघवाद की भावना, विविधता का आदर। इसमें क्या है? सभी में संघवाद की भावना होगी, विविधता का आदर। इस बात का मतलब क्या है? हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति को, पहनावा, उनका भोजन, सब कुछ अलग है। और ये सब लोग हमारे देश में होने के नाते हम इसको कह सकते हैं कि भारत देश एक विविधताओं वाला देश है। ठीक है। और इसमें देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषाई राज्य। इसमें क्या बताया गया कि जो भाषा है, एक मेन पॉइंट लगा लो, क्योंकि भाषा ही एक देश का आधार होती है कि उस देश में कैसी लैंग्वेज बोली जा रही है। लेकिन हमारे देश में तो अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को अपनाने वाले लोग रहते हैं। तो उसमें क्या है, भाषाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाए तो टकराव की संभावना भी हो गई थी भाषा को लेके देश में, कि इस भाषा को मुख्य बनाया जाए, राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, राज्य भाषा बनाया जाए, इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ये बातें काफ़ी हद तक मायने रखती हैं और इन्होंने हमारे इतिहास में काफ़ी उस टाइम, उस वक्त जोर पकड़ा। देखिए, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक कठिन कार्य था। क्यों कठिन कार्य था? क्योंकि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में सिर्फ 14 राज्य थे, 14, ठीक है। लेकिन उसके बाद आज आप देख रहे हो 28 हुए और आज 29 हो गए, ठीक है। तो वो जो 29 राज्य हुए हैं, ये राज्य किस आधार पे हुए हैं? इसका मेन आधार जो माना गया है वो भाषा, ठीक है। अब देखिए, इस पे क्या है, कठिन कार्य क्यों लगा? कठिन कार्य इसलिए लगा क्योंकि भारत में सिर्फ ये उस टाइम ये नहीं था, क्योंकि जिस टाइम हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम कितने प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स। देखो, सबसे पहले तो बंटवारा हो गया, आज़ादी मिली तो साथ के साथ बंटवारा, लाखों लोग बेघर हो गए,
लाखों लोगों की जानें चली गई, कितना पूरा देश का जो पूरा सिस्टम था वो खराब हो गया। तो ऐसे में क्या था, कि राज्यों का पुनर्गठन करना एक कठिन कार्य साबित हो रहा था। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए, यानी कि जो पहले के पुराने प्रांत थे वो गायब होने का मतलब क्या है कि उनको या तो नया राज्य बना दिया गया, या उनको किसी में शामिल कर दिया गया, या उनको बिल्कुल कट कर दिया गया और नए प्रांत बन गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। जो उसकी सीमा क्षेत्र है, उस बात का सीमा क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारा हरियाणा कितनी सीमा है आपको पता है, उसका मैप देख लीजिए। लेकिन अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो उसकी सीमा ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगी ना। तो उसी के हिसाब से उनके नाम बदल गए। जो चीज जो उसका नाम था, जैसे मान लो एग्जाम्पल बम्बई, पहले उसको बम्बई बोलते थे, आज के टाइम में क्या है बॉम्बे भी बोला जाता है, आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं मुंबई, ठीक है। तो मद्रास को जैसे चेन्नई, ऐसे कुछ नेम भी चेंज हो गए थे। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि ये देश टूट जाएगा। अब ये बात देखिए ध्यान से जरा, क्योंकि हमारे देश का जो माहौल था, आज़ादी मिलते ही लोगों ने ये प्रश्न उठा दिया था सरकार के ऊपर कि हमें अपनी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमारी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करो। और सरकार के दिमाग में क्या था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो उस टाइम काफ़ी सारे लोगों की जो जाने गई थी, जो बर्बाद हो गए थे, जो बेघर हो गए थे, सरकार उनका सोच रही थी। और एकदम से उनके सामने क्या बात आ गई कि राज्यों का पुनर्गठन करा जाए। और सरकार को क्या था कि इससे देश का टूटना संभव हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली। और अभी हम क्या है, लोगों में जो प्रेम की भावना हम चाहते थे, एक भाईचारे की भावना, वो उस टाइम देखने को इतनी मिली नहीं थी। हाँ, हम आज़ाद थे, हम सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक तरह से सरकार को इस बात का डर था। केंद्र सरकार इसलिए राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल रही थी, और इसीलिए वो क्या चाह रही थी कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे आज़ादी मिली है, हमारे देश का जो सिस्टम है वो क्या है, एकदम से उथला हुआ है, उलट पुलट हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको शांति आ जाएगी, तो उसमें क्या करेंगे, वो पुनर्गठन शुरू कर देंगे। फिर देखिए राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, और अधिनियम कब बना, 1956 में। आयोग बना 1953 में और उसका अधिनियम 1956 में। इसे अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए इसमें एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से सुनना, कि जब हमारे देश में आज़ादी के टाइम में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए लोगों को क्यों ये बात फील हुई थी, क्योंकि उनको ये था कि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर कब्जा था तो हम क्या थे, अपने ही देश में अपनी गुलामी थे। तो वो एकदम से भाषा के आधार पे क्यों जाते थे, क्योंकि उनको ये था कि अगर हम पंजाबी बोलने वाले हैं, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, जो भी हमारी लैंग्वेज है, अगर हम सब एक साथ इकट्ठे एक एरिया में रहेंगे तो इससे हमारी पावर बढ़ जाएगी। ये भी एक पॉइंट था। आगे देखिए भाषा नीति। संविधान सभा के सामने भाषा का मुद्दा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आया। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, यानी कि राज्य भाषा। राष्ट्रीय भाषा कहने का मतलब क्या है, देखिए हमारे देश में भाषा का मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि अगर हम किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाते उस टाइम बनाया गया या फिर सोच रहे थे, तो वो क्या था, लोगों में वैर भाव पैदा हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लैंग्वेज को क्यों भाई नहीं मिल रही, जो प्राथमिकता है दूसरे वाली को मिल रही है। तो इसमें क्या है, लोगों में लड़ाई झगड़े बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी। तो इसमें क्या बताया गया है, लेकिन जो हिंदी है उसको राज्य भाषा बना दिया गया। वैसे तो राष्ट्रीय भाषा लगा लो, राज्य भाषा, यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में 40% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो उनकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। बाकी जो 60% बचते हैं वो अदर्स लैंग्वेज की उनकी मातृभाषा है। तो उसको सबको मिलाकर जो ज़्यादा है वो क्या है, हिंदी है।
और जो सरकारी कामकाज होते हैं हमारे देश में, आप देखोगे कि वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भी दोनों लैंग्वेज जो ज़्यादा है, आज भी आप कहीं भी चले जाओ, पूरे भारत की किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपको हिंदी भी मिलेगी और अंग्रेजी भी मिलेगी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में गवर्नमेंट का जो भी वर्क होता है वो किया जाता है। अब बात आती है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? सत्ता का बंटवारा हो जाना। ठीक है, देखिए भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। यहाँ केवल 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता। यानी कि देख लीजिए, मान लीजिए एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार लगा लो, तो जो 2 स्तर की सरकार है, अगर हम उसी को लेके चले तो एक तरह से जो शासन व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगी। बिकॉज यहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, अगर मैं आपको बताऊं, और हमारे जो देश है उसके जो राज्य हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कई दुनिया में देशों की पॉपुलेशन हमारी एक स्टेट की पॉपुलेशन के बराबर होती है। एज ए एग्जांपल देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो पूरा रूस कितना बड़ा देश है वो देख लीजिए आप, और रूस की जो पॉपुलेशन है वो किसके बराबर है? उत्तर प्रदेश के बराबर। और महाराष्ट्र, मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो जर्मनी के बराबर है। तो आप खुद देखिए कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। एक स्टेट की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिसके बराबर है। भारत अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरा हुआ है। यानी कि एक तो ये पॉइंट हो गया कि पॉपुलेशन ज्यादा है, और दूसरा अंदरूनी तौर से विविधताएं से भरा हुआ है। कहने का मतलब लोगों का धर्म अलग है, उनकी जातियां अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन, खान पीन, पहनावा अलग है। ये संस्कृति में आ जाता सारा। तो क्या है, इन सब चीजों के बावजूद भी भारत एक पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस बात को याद रखना। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वो भारत है। जिस कारण से सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर बांटने की जरूरत महसूस हुई। वो आपको पता है, केंद्रीय हो गया, राज्य हो गया, प्रांतीय, और ये क्या है? स्थानीय। तीसरा स्तर कौन सा है? स्थानीय शासन। जब केंद्र और राज्य की सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। आपको सिर्फ ये 2 लाइनें अच्छी से समझ लेनी है कि जब केंद्र और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से शक्तियां यानी कि पावर लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि सत्ता का बंटवारा कहा जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण की जरूरत संविधान में स्वीकार की गई। यानी कि हमारे संविधान में, क्योंकि हमारे देश का संविधान किस बेस पे बनाया गया? सबसे पहले तो देखिए, लोगों को अब तक यानी कि आजादी से पहले तक जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो अब ना करना पड़े। पूरे देश के लोगों को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में, आदिवासी मानव जो उनकी जो जातियां हैं, उन सभी को सभी लोगों के बराबर लेके आने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। इस हिसाब से निर्माण किया गया कि सबके लिए बेस्ट हो वो। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये स्वीकार किया गया कि विकेंद्रीकरण की जरूरत है। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। जो गांव होता है उसमें ग्राम पंचायत, ठीक है, और जो शहर होता है उसमें नगर पालिका। आप देख लोगे, आप सिटी में रहते हो, विलेज में रहते हो, आपको सारा पता लग जाएगा। इन्हें राज्य सरकारों ने के सीधे नियंत्रण में रखा गया, जिस कारण इन्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब उनसे पावर दी गई इनको, ठीक है, पावर जब इनको दी गई है तो वो क्या है, राज्य सरकार के नियंत्रण में है। वो बिल्कुल खुले नहीं हैं। उनको जितना लाभ राज्य सरकार को हो रहा है, उनको उतना लाभ नहीं पहुंच पाया। देखिए, ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है। इसमें कई सदस्यों और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, सदस्य
वार्ड से चुने जाते हैं। यानी कि इस बात का क्या मतलब है, वार्ड का मतलब जैसे कोई एरिया होता है काफी बड़ा लगा लो, उसमें कुछ एरिया, ये एक हो गया, उसे वन, दूसरा हो गया, सेकंड थोड़ा उससे दूर है, अलग है, तो उसको वार्ड में वो कर दिया जाता है। ठीक है। अध्यक्ष, प्रधान या सरपंच कहा जाता है। ठीक है, अध्यक्ष को सरपंच वगैरह ये कहा जाता है। पंचायतों का काम क्या है, ग्राम सभा की देखरेख जो वो चलता है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। यानी कि वो कैसे काम कर रही है वो सारा कौन देखेगा, ग्राम सभा। कैसे वो, आप सबसे पहले तो ये बात देखिए, अब कई लोगों के दिमाग में ये विचार होगा, बच्चों के, स्टूडेंट्स के, कि इन्होंने ये शासन क्यों चलाया। अब आप खुद देखिए, आप जिस एरिया में रह रहे हो उसकी जितनी नॉलेज आपको है उतनी नॉलेज किसी और को नहीं है। चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आपके जो आपका स्थान है, आपका विलेज है, उसकी नॉलेज नहीं है कि आपके गांव में गलियां नहीं है, सड़कें खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। वो एक एक जगह पे जाके ये सब चीजें नोट नहीं कर सकते। कईयों के दिमाग में ये बात आएगी, आपको ये एज ए एग्जाम्पल बताई जा रही है कि आप सोचोगे कि इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब कोई वो वहां से सबको नोट नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो उन्होंने राज्य सरकार से दोनों से शक्तियां लेके एक स्थानीय शासन बनाया, जिससे लोगों के, जो स्थान के लोग थे, वहां के लोग से उनसे पूछा जाए आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब देखो, आपका जो गांव का सरपंच होता है या नगर पालिका में जो भी होता है, वो क्या है, अपने नगर की पूरी देखरेख करता है भी। हाँ, मेरे नगर में कहाँ पे, कौन से वार्ड में, कौन से एरिया में किस चीज की कमी है, कहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, कहाँ पे सीवरेज ज्यादा खराब हो रहा है, कहाँ पे रोड खराब है, कहाँ पे बिजली पानी नहीं है। तो ऐसा ही आपके गांव में तो वो लोग बताते हैं, तो उसके हिसाब से वो काम होता है। ठीक है। आगे देखिए, मंडल पंचायत। अब देखो ध्यान से सुनना, मंडल पंचायत क्या होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत, फिर जब सारों को मिला, कई गांवों की ग्राम पंचायत को मिला लिया जाता है तो पंचायत समिति का गठन होता है। ये मंडल या प्रखंड पंचायत कहलाती है। कई जगह में इसको प्रखंड कहा जाता है। सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जो सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, उनका चुनाव कौन करेंगे, पंचायत, सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ठीक है। इस प्रकार शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। ठीक है। बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। जैसे देख लीजिए आप, कोई छोटा शहर है, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो वहां पे आपको नगर पालिका मिलेगी। लेकिन अगर हम एज ए एग्जाम्पल दिल्ली को लेते हैं तो दिल्ली में क्या मिलेगा आपको, नगर निगम। ठीक है। नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। ठीक है। यानी कि वहां का जो हेड होता है, जो भी उसको हैंडल करता है, उसको मेयर कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छी से समझ आ गया होगा। तो अभी आप लोगों ने जो ये आपको मेन पॉइंट्स इस चैप्टर्स के यहाँ पे बताए गए हैं, अपनी फेयर नोटबुक्स में नोट कर लेना और उसको लर्न कर लेना। थैंक्स।